नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, प्राइम न्यूज पर आप प्राइम एजेंडा देख रहे हैं। हां, मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं कुरान की आयत बांचने वाला हूं। मेरे तौर तरीके औरों से जुदा हैं, लेकिन दिल में मेरे भी खुदा है। मैं भी उसी की संतान हूं। हां, मैं मुसलमान हूं। धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर भड़काने वाली तकरीरें, कभी पैगंबर के नाम पर देश विरोधी बातें तो कभी हिंदुत्व पर बेहुदा बयान, ये वाक़े दोनों जानिब से हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के बीड से आई। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी महाराष्ट्र के बीड जिले से आई है। बीड में एक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। स्टेज पर मौजूद लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहते हुए चेतावनी दी कि हिम्मत है तो इधर आओ, गाड़ देंगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह एक घटना बीड के स्थानीय सभागार में हुई, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। स्टेज पर खड़े एक शख्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहकर संबोधित किया और उनकी नीतियों पर हमला बोला। एक व्यक्ति ने माइक पर कहा, योगी में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र आए, हम इधर ही गाड़ देंगे उसको। इसके बैकग्राउंड में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर चस्पा थे। सबसे पहले बीड में मौलाना ने सीएम योगी को लेकर जो बयान दिया है वो सुनिए, फिर हम प्राइम एजेंडा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं उस योगी को मदीने गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसा तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीने गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के को चैलेंज करता हूं कि तुम मदीने गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ मौलाना साहब कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनके विषय में इस तरह की बातें कहने की हिम्मत देखिए। आई लव मोहम्मद को लेकर प्रचार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप कैसे किसी सूबे के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, जिंदा गाड़ने की बात कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो हाल तहाजा महाराष्ट्र में है, सिर्फ वही नहीं, यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है। उन्नाव से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर बरेली, बरेली से गोरखपुर, गोरखपुर से बलिया, आरा, छपरा, वाराणसी और लखनऊ में भी यही तस्वीरें मयसर हो रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और एक बात और जनाब, ये ईरान, इराक, तेहरान, सीरिया या अजरबैजान नहीं है, यह हिंदुस्तान है। यहां पर इस तरह की भाषा किसी के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जिस पर अगले 1 घंटे लगातार इसी मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहित सक्सेना मेरे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। रोहित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर पवन डोंगरे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। इमाम अंसारी साहब होंगे, शिवसेना शिंदे गुट को रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे भी इस मसले पर हम डिबेट करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर नाजिम अंसारी हमारे साथ होंगे, ही इज ए मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले मैं बीजेपी नेताजी के पास जाऊंगा, रोहित जी के पास। डॉक्टर रोहित, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम ईरान में या सीरिया में रह रहे हैं, जहां पे किसी का भी गला काट देने के लिए, किसी को भी जान से मारने के लिए, किसी को भी गाड़ देने के लिए मोहल्ले के कोनों कोनों में तकरीरें की जाती हैं। तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। डॉक्टर सक्सेना। हर हर महादेव, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, पहली बात, अगर मैं कानूनी रूप से बात करूं, बिल्कुल अशोभनीय है, संवैधानिक रूप से अशोभनीय है। राइट। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा, राइट, कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा जी, मुझे लगता है व्याकुलता में, व्याग्रता में वो अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा कुछ बोल गए। यदि मैं आपको जंगल का उदाहरण दूं तो आप इतना समझ लीजिए कि जी, शेर को ललकारने के पहले आपको अपनी औकात देखनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि यहाँ आ जाइए तो ये कर देंगे। ये मैंने पहले कहा ना, संवैधानिक रूप से पहली बात तो सही नहीं है।
अशोभनीय है। लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है ऐसा किया नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीजों में राजनीति बनाने की आदत हो गई है और उस राजनीति के तहत आप उसको और बढ़ावा देंगे। यदि कोई भी चीज, मेरा कोई भी चीज को लेकर के आपके अंदर कोई द्वेष है, कोई एक आपको अपना विरोध करना है, उसका तरीका होता है, आप न्यायालय जा सकते हैं, आप कानून के पास जा सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, कानून अपना निर्णय लेगा। आप महफिल में ऐसे ललकारिएगा, औकात है आपकी? आप कह रहे हैं ना कि आइए यहाँ पर ये कर देंगे वो कर देंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा को छू के दिखाइए, उससे पहले घर में एक अच्छी सी स्माइलिंग फोटो दे दीजिएगा। यहाँ बड़े बड़े माफियाओं की नहीं चलती है, तुम उनको ललकार रहे हो, गलत बात है, अशोभनीय है। और मैं उन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, किसी भी नागरिक के लिए, यदि आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं सीधे कहूंगा आप आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, आप अपराध को जन्म दे रहे हैं। अपराधी के रूप आपके साथ सुलूक होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ क्या सुलूक हो रहा है ये आपको बहुत अच्छे। इसलिए मैं सिर्फ चेतावनी देना चाहूंगा, दोबारा अपने पैजामे में रह करके काम करिए, इसके बाहर आइएगा तो निर्वस्त्र दिखिएगा, बिल्कुल हिमाकत मत करिएगा। डॉक्टर सक्सेना, भाई आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। मैं इमाम अंसारी के पास जाऊंगा, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। इमाम अंसारी, इट्स योर स्टेट, आपके स्टेट में खुलेआम बीड जिले में एक मौलाना तकरीर कर रहे हैं, स्टेज पर आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और जो भी बातें वो कह रहे हैं वो बहुत बेलगाम है और बहुत नाफरमानी है। आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या महाराष्ट्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? और एक सवाल ये भी है कि आपकी सरकार ने अभी तक इस मुतल्लिक इस मामले में क्या कार्रवाई की है? इमाम अंसारी साहब, आपसे सवाल था। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है भाई। इमाम, आप सुन पा रहे हैं? अब आपको आवाज आ रही है मेरी? इमाम अंसारी, हाँ बोलिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे था, अपना फोन आप प्लेस कर दीजिए एक जगह, एक फोन, अपना फोन एक कहीं प्लेस कर दीजिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, आपको आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, आपका ऑडियो ठीक कराते हैं इमाम भाई, ठीक है, आपका ऑडियो ठीक कराते हैं। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ अभी भी जुड़े, नाजिम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पवन नुगरी इज ऑल्सो विथ अस। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नाजिम अंसारी आपके पास मैं आ रहा हूँ। नाजिम भाई ये बताइए, ये किस तरह की भाषा है कि अगर आपको अपने किसी विषय वस्तु को लेकर विरोध करना है, नाखुशी किसी चीज़ को लेकर है, सरकार की पॉलिसी को लेकर आप नाखुश हैं या कोई और अलहदा बात है, लेकिन आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री को ललकार नहीं सकते, ये कह सकते हैं कि तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और भी बहुत सारे अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल मौलाना साहब ने किया स्टेज से, जो हम दिखा भी नहीं सकते। डॉक्टर नाजिम, देखिए, पहले तो मेरा नाम मौलाना नाजिम अशरफी है, डॉक्टर मौलाना नाजिम अशरफी। ठीक है, अशरफी अंसारी नहीं है, ठीक है, इसको ठीक करिए। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी बात के मैं जवाब देता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो मौलाना है, मेरे ख्याल से देखिए, मौलाना के लिए 7 क्लासेस ओवरऑल कंप्लीट करनी पड़ती है, 7 ईयर्स जी टोटल, 7 जमातें पढ़नी पड़ती है, 7 क्लासेज होती है, 7 साल में पढ़ी जाती है। तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर उनमें 7 में से एक भी अगर कम रह जाएगी तो आप पूरे मौलाना नहीं हो पाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं या तो इन्हें तालीम की कमी। देखिए, कल फिर एक बात डिबेट हुई थी, वो पता नहीं कौन से शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा था हम कुचल कर रख देंगे। मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं कुचल कर रख देने वाले सवाल पे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ जमहूरियत है हमारे मुल्क में, ये नाजिम मियां, मैं आज के विषय वस्तु की बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री पे हुई टिप्पणी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब आज की बात होगी तो पीछे से भी तो बात होगी ना। जब आज की बात होगी तो आज ही की, अभी की, जस्ट नाउ नहीं कर सकते आप। पीछे के इतिहास, हिस्ट्री वगैरह सभी लोग लाते हैं जब बात करते हैं। तो जब मैं चलो अभी की बात कर लेता हूँ तो फिर कोई और ना करे कल की बात, ठीक है, मैं कर लेता हूँ बात। बताएं। मेरे कहने का मतलब ये तालीम की कमी है। वो कोई भी अगर शख्स हो, कोई भी हजरात हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो ये तालीम याफ्ता होने में उनके कहीं ना कहीं कसर रह गई है, पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, वो कैसे गाड़ देंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो गाड़ देंगे। हाँ, हम अपनी संवैधानिक लड़ाई है उसको लड़ सकते हैं, हम एहतजाज है उसको कर सकते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट है इस चीज का, राइट। लेकिन सही तौर पर सुकून और शांति के साथ हम अपना एहतजाज कर सकते हैं। मगर ये कह देना किसी भी आदमी को हम गाड़ देंगे या हम किसी कौम को कुचल कर रख देंगे, हम चटनी बना देंगे। जहां तक मुसलमान का सवाल है, मुसलमान कुचला तो गया ही है,
लेकिन मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा और चला जाना चाहिए, क्योंकि फिर हद पार हो जाएगी और किसी चीज की भी हद नहीं पार होनी चाहिए। वैसे ही मौलाना कह गए मैं गाड़ के रख दूंगा, मुझे तो हंसी आती है मौलाना को कहने से पहले। देखिए, अगर मौलाना के वालिद साहब भी अगर किसी संवैधानिक पद पर होते और मैं उनको कहता है आप कहते कि उनके बाप को मैं गाड़ कर रख दूंगा, तो मेरे ख्याल से ये चीज एक नाकाबिले बर्दाश्त थी, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कोई भी मेरा भारतवासी, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी आवाम पब्लिक में से कोई मेरा भाई दीगर अफराद हैं, उनको अपनी जुबान पर लगाम रखते हुए ये चीज कहनी चाहिए। मैं कह क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है वो अलग चीज है, इंटेंशन क्या है, लेकिन मेरे जो शब्द बाण है, जो मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं वो क्या है। क्योंकि इस्लाम में फतवा जो है जी वो जुबान पर आता है, दिल पर नहीं आता। आपके दिल में क्या चीज है इससे कोई मतलब नहीं। फतवा जो आपकी जुबान पर आएगा, अपने जुबान से क्या कहा है, और जुबान से मेरे ख्याल से उसकी मजम्मत करता हूँ, बड़े गलत उन्होंने अल्फाज ये कहे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मुझे नहीं लगता वो महाराष्ट्र के रहने वाले, तो कोई जाति उनकी नाराजगी होगी, और है भी तो नेशनल, एक तरह से माइक पर, स्पीकर पर, क्योंकि हमें सबके धर्म, मजहब और सबके व्यक्तित्व, सबकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, और इस तरह के बोल हम किसी के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है। इमाम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इमाम अंसारी, अच्छा ठीक है, इमाम साहब को अभी भी ऑडियो नहीं आ रहा है हमारा। डॉक्टर पवन डोगरे, इट्स योर स्टेट, और मुझे लगता है कि जो मसला, जो मसाइल उन्नाव से शुरू हुआ, यूपी के कानपुर के करीब एक कस्बा है उन्नाव, जो बात वहाँ से शुरू हुई है, इसको जबरन क्या इसको तब्दील किया जा रहा है हिंसा में, और इसको तब्दील किया जा रहा है स्ट्रेस में जानबूझकर। महाराष्ट्र में अगर नेता के लिए बोले, जैसे राज साहिब ने बोला था कि भाई, उन्होंने बोला निशिकांत दुबे को कि तुम हमें पटक के मारोगे तो हम तुम्हें समंदर में डुबा के मारेंगे, वो मसला अलग है, वो नेता के बीच की बातचीत हो रही है, जिसने कहा उसको रिप्लाई मिल गया। लेकिन इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अपमानित करना, उसके बारे में अपशब्द बोलना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इट्स अबाउट कॉमन सेंस। डॉक्टर पवन, एज यू ऑलवेज से कि देयर शुड बी कॉमन सेंस ऑल्सो इन पॉलिटिशियन, कि वो जो बातें कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका मतलब क्या है। डॉक्टर डोंगरे, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर देश में इस तरीके की बातें शुरू हो जाती है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, तो समझ जाइए किसी राज्य में चुनाव बहुत नजदीक है। तभी ये बातें भारतवर्ष में डॉक्टर सक्सेना, देखिए नया एंगल है डॉक्टर सक्सेना, दिस इज न्यू एंगल। सुनिए जी 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 जी, ये सारा कॉमन आदमी समझ जाता है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, अभी ये जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने बोला, इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हो सकता है लोकल लेवल पे उस वार्ड में उनको कोई लोग पहचानते हो, मगर बाहर उनका ना कोई नाम है, ना उनका कोई इमेज है। वो व्यक्ति ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पब्लिक को खुश करने के लिए वहां पर कुछ अपशब्द निकाले, और जो अपशब्द निकाले वो अच्छी बात नहीं है। भारत में किसी भी व्यक्ति का अपमान कोई भी स्टेट से नहीं होना चाहिए, वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी पार्टी का हो। अपन ने, कोई भी व्यक्ति ने संविधान की पद को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, उस समय हिंदू भी खतरे में आ जाता है, मुस्लिम भी खतरे में आ जाता है, और राजनीति गर्मा जाती है। ये कौन करता है और क्यों करता है, इस चीज का रिसर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि सबसे पहले आपने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता से की। मैं सम्माननीय प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं कि आपने भी जोश में आके कह दिया कि आप पैजामा पहन के आ जाइए, हम आपको निर्वस्त्र करके वहां से भेजेंगे यूपी से। हमारी बोलने की बात यह है कि वो व्यक्ति पैजामे में रहकर बोले, मींस की अपनी हैसियत के हिसाब से बोलिए। डॉक्टर डोंगरे, लेट मी करेक्ट, मैं वो व्यक्ति की अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से बात करिए। राइट, करेक्ट। वो व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है, वो व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है। वो व्यक्ति पब्लिक को खुश करने के लिए वहां पर कुछ जोशीला भाषण करने गया, और उसके मुंह से ये जो अपशब्द निकले, संवैधानिक पद पे नहीं, किसी भी पद पर अगर आदमी नहीं भी है, तो माइक हाथ में आने के बाद में आदमी ने अपने दिमागी संतुलन को ठीक रख के बात करना चाहिए, क्योंकि लोग उसको सुनते हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, और लोग वो देखने के लिए गए कि वो क्या बात कर रहा है। तो वो व्यक्ति जिसने भी ये कहा, वो व्यक्ति डेफिनेटली खुद की पब्लिसिटी के लिए उसने ये बात किया। थोड़ी देर पहले हमारे मौलाना भाई ने कहा कि अगर वो थोड़ी सी भी पढ़ाई कर लेते तो कभी इस तरीके की बात नहीं करते। भारतवर्ष के अंदर हमने ये देखा है खास तौर पे कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, इस तरह की सांप्रदायिक हिंसाएं भड़काने का काम कुछ लोग हेतुपूर्वक करते हैं। उसी का ये इंटेंशनली किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर डोंगरे, आई विल कम टू यू। इमाम अंसारी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल टू यू?
सुन पा रहा हूँ, सुन पा ठीक रहा है हूँ। इमाम भाई, मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बीड जिला है जो महाराष्ट्र का, वहां पर अब ये जो चिंगारी है जो आगे अलग अलग मुख्तलिफ अब जिलों और इलाकों में फैलेगी, जैसा कि डॉक्टर डोंगरे कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पूरा माहौल बनाया जाता है, इंटेंशनली ये चीज़ें की जाती हैं। आपकी सरकार वहां पर है, क्या कार्रवाई आपने इस पर की है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू की गई है? ये शख्स कौन है जिसने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और खुलेआम धमकी दे रहा है योगी आदित्यनाथ साहब को? मैं भी आज वीडियो देखा हूँ जी। तो हमारे मुस्लिम समाज में, हमारे कुरान में हम्म। ऐसा लिखा भी नहीं है कि किसी को हम मारने का, हम पीटने का या Right. हमारे पर कोई जुल्म भी कर रहा है तो ऐसा हमारे इधर अलाउड नहीं है। मगर ये जो मौलाना ने जो बयान दिया है इसकी कोई भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करता है। जितने भी मुस्लिम भाई है मेरे, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र एक हिंदू मुस्लिम राज्य का, मतलब आप देखोगे दंगा फसाद और ये सारी चीज हमारे महाराष्ट्र में ये सब नहीं होती है। और हिंदू मुस्लिम के नाम पे इधर वोट भी नहीं मिलता है। Right. इधर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिलता है। आप जिस तरीके से यूपी बिहार का देखोगे, यूपी बिहार अलग राज्य है एकदम, तो उसमें हिंदू मुस्लिम चलता है। मगर महाराष्ट्र में मैं खुद एक नाथ शिंदे साहब की शिवसेना शिंदेगढ़ की पार्टी का उप शहर प्रमुख हूँ। मुझे मुसलमान हिंदू को अगर उधर इज्जत है तो मुसलमान को भी इज्जत है। और हमारे इधर के भी बीजेपी के एमएलए है, मेरे भिवंडी शहर के भी बीजेपी के एमएलए है, मगर वो भी हिंदू मुस्लिम, हम लोग इधर कोई राजकारण करते नहीं है। और ये जो भी कर रहा है सरासर गलत कर रहा है। इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर सक्सेना, मैं आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर रोहित के पास। डॉक्टर साहब, पवन डोंगरे कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाया जाता है। यूपी में तो अभी बहुत वक्त है, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी वक्त है, बिहार में भले चुनाव है, लेकिन ये जो मसला है बिहार में भी पहुंचा नहीं, वहां पर इस तरह की तकरीरें, इस तरह के अभी प्रदर्शन हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ चुनाव से पहले का ये मामला, मुझे लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है, सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है। जो चीज़ उन्नाव में थी वहाँ दब सकती थी, वहाँ ख़त्म हो सकती थी, उसको जानबूझकर देश भर में फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों के अंदर जहर भरा जा रहा है। डोंट यू थिंक सो? आपको नहीं लगता कि जानबूझकर इंटेंशनली हो रहा है? डॉक्टर रोहित भाई, डोंगरे भाई ने जो कहा है वो अपने चश्मे से देख के कहा है और इससे बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके चश्मे में राजनीति कैसे देखी जाए। अभी ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना ये साहब उत्तर प्रदेश के निवासी थे जिन्होंने बोला है। आप, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं कि इमाम भाई ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है। इमाम भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं भाजपा में हूं, आप मेरा सोशल मीडिया देखिएगा, मैं मुसलमानों के नेता के रूप में जाना जाता हूं। वो अपने विधायकों को नहीं बुलाते हैं, अगर समस्या में होते तो मुझे बुलाते हैं, उनको पता है तुरंत समाधान करने वाला आदमी। और मैं उसी जगह की बात बता रहा हूं जिस जगह पर बच्चे कट्टा बनाते थे, बम बनाते थे, स्मैक और नशे का कारोबार करते थे। योगी सरकार के आने के बाद आज उनके बच्चे या तो पिता के व्यवसाय में लग गए हैं या अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अपराध में संलिप्त उत्तर प्रदेश में, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके पहले उत्तर प्रदेश में भाई बनने का बड़ा क्रेज होता था कि मैं भाई बनूंगा, मैं गुंडा बनूंगा, बड़ा सम्मान मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आज सभी के बच्चे या तो व्यवसाय कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अपराध में संलिप्त नहीं है। जहां तक मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, आप एक बार मठ होकर के आइए, सबसे ज्यादा दुकानें अगर वहां किसी की हैं तो मुसलमानों की हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी किसी पर आंच नहीं आई। तो यहाँ ये आपका कह देना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के चश्मे, हाँ ये बात मैं आपकी मानता हूं, ये जो विरोधी हैं इनको लगता है कि ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो ये सेकुलर हैं, और लोगों को ये बताते हैं कि ये भाजपा वाले हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्युनल है। ये इनके पास ये चश्मा है, ये दिक्कत है। मुझे एक बात बताइए, इसके पहले तो बाकायदा जो योजनाएं आती थी उसमें कह दिया जाता था 20% रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। मुझे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक योजना बताइए जिसमें कहा गया हो कि आधा % भी सनातनियों के लिए रिजर्व है, आधा % हो जाए। मुझे बताइए, एन इलेक्शन के पहले ही कश्मीर का मामला क्यों गर्म होता है? ये 5 सालों में कश्मीर का मामला बिल्कुल गर्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कहीं पर कोई चुनाव आएगा आपको या तो पुलवामा दिखेगा या और कोई हमले वहां पर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही चुनाव समाप्त होते कोई पक्ष सत्ताधारी पक्ष पे बैठ जाता है, उसके बाद में 4 साल वो वहां पे वातावरण एकदम शांत हो जाता है। तो क्या आपको इसमें लगता नहीं है कि कोई ना कोई ऐसा दल है जो हमारे भारतवर्ष के नौजवानों को मिसगाइड करना चाह रहा है?
उनको भड़काना चाह रहा है। ठीक है नजीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर रोहित, मैं आपके पास भी आऊंगा। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर रोहित, मैं आ रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बहस प्राइम एजेंडा में लगातार जारी। ब्रेक के बाद मैं आऊँगा तो आगे के जो मसले हैं उस पर डिबेट हम करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमारे साल भैया के दावे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा।